नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज इस नई वीडियो की। लास्ट वीडियो में हमने शब्द वर्गीकरण के बारे में समझा था और शब्द वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण था आपका अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, सार्थक शब्दों का, और दूसरा था बच्चों आपका व्युत्पत्ति, संरचना संरचना व बनावट के आधार पर वर्गीकरण। ये दो वर्गीकरणों के बारे में हमने बात की थी। अर्थ के आधार पर जो शब्द थे बच्चों आपके, वहां एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सब के बारे में हमने बात की थी। समझ लिया था कि क्या एकार्थी शब्द होंगे, क्या अनेकार्थी शब्द होंगे और क्या आपके पर्यायवाची शब्द होंगे। उसके बाद व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर हमने देखा था कि एक आपके रूढ़ शब्द थे, रूढ़ शब्द के बाद बच्चों आपके यौगिक शब्द थे और यौगिक के बाद आपके योग रूढ़ शब्द थे। इन तीनों के बारे में बच्चों हमने समझा था। आज हम उसी शब्द वर्गीकरण के जो अगला होगा आपका जो नंबर 3 का जो वर्गीकरण था, उत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर वर्गीकरण, उस वर्गीकरण की बात बच्चों करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बच्चों, सार्थक शब्दों के वर्गीकरण में नंबर 3 का जो वर्गीकरण था आपका, वर्गीकरण था एक उत्पत्ति, इतिहास, उद्गम तथा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। और इसके आधार पर बच्चों जो शब्द थे आपके, वो 4 प्रकार के शब्द थे। एक था वहां पर आपने तत्सम, तत्सम के बाद होगा तद्भव, और तद्भव के बाद था बच्चों देशज शब्द, देशज शब्द, और देशज शब्द के बाद होगा बच्चों विदेशज शब्द। तो 4 तो ही होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। व 2 हमने बच्चों अन्य अन्य करके बच्चों लिखा था 2। इस अन्य में क्या था, एक था आपका संकर शब्द, संकर शब्द, व संकर शब्द के बाद बच्चों एक था आपका अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। तो इन्हीं के बारे में आज हम समझते हैं। ये जो वर्गीकरण नंबर 3 है, वर्गीकरण नंबर 3 के बारे में समझते हैं कि क्या तत्सम होगा, क्या तद्भव होगा, क्या देशज शब्द होगा और क्या विदेशज शब्द होगा, फिर संकर शब्द क्या होगा और अनुकरणात्मक शब्द क्या होगा। वही बात करें बच्चों एग्जाम को देखते इसके महत्व की, तो तत्सम तद्भव शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जहां हिंदी के प्रश्न हो और वहां तत्सम तद्भव से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो तत्सम तद्भव एक बेहद ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण विषय होगा हिंदी में देखते हैं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं तत्सम तद्भव से, जानते हैं क्या होगा तत्सम तद्भव। देखिए बच्चों, एक शब्द है आपका तत्सम और एक शब्द होगा आपका तद्भव। यदि बात करें तत्सम शब्द की, तो तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होगा तत् और एक शब्द होगा बच्चों सम, तत्सम कहलाएगा। और तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द होगा तद और एक शब्द होगा भव, तो ये कहलाएगा आपका तद्भव कहलाएगा। अगर इनके शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो तत् शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उसके, और सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समान। तत् शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा उसके और सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा बच्चों समान। यानी यदि इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा उसके समान, और यदि इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो तद शब्द का अर्थ होता है बच्चों जन्म, ठीक है, सॉरी, तद शब्द का अर्थ होगा उससे, उससे, और भव शब्द का अर्थ होगा बच्चों जन्म। तो यदि बात करें तत्सम शब्द के शाब्दिक अर्थ की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा उसके समान, उसके समान। और यदि तद्भव शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा उससे जन्म। अर्थात यदि हम बात करें किसके समान और किससे जन्म, तो बच्चों आप याद रखोगे किसके समान व किससे जन्म, तो संस्कृत भाषा के समान व संस्कृत भाषा से जन्म। यदि हम बात करें तत्सम शब्द वो होंगे जो किसके समान है, संस्कृत भाषा के समान है, और तद्भव शब्द वो होंगे जो संस्कृत भाषा से जिनका जन्म हुआ है, ठीक है। देखिए संस्कृत तत्सम शब्द वो जो इसके समान है और तद्भव शब्द वो जिनका जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से। अर्थात यदि बच्चों हम समझने की कोशिश करें
तो जो शब्द तो संस्कृत भाषा से उठाकर ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में रख दिए गए वो शब्द कहलाए तत्सम, और जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा करने के उपरांत हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए वो शब्द कहलाए तद्भव। पहले तो आप यही चीज समझिए कि तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। इस तत् का अर्थ होगा उसके और सम का अर्थ होगा समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। और जो तद्भव होगा तद धन भव, अर्थात तद और भव से मिलकर बना है। तद का अर्थ होगा उससे, भव का अर्थ होगा जन्म, अर्थात उससे जन्म। किससे जन्म? संस्कृत भाषा से जन्म। सबसे पहले तो आप यही चीज समझिए, यहां से आप समझ पाएंगे कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसी में आपको नेक्स्ट और समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा और अच्छे तरीके से, कि भारत में यदि भाषाओं का क्रम देखा जाए, मतलब सीक्वेंस देखा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन थी, तो भारत कौन सी थी? भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत भाषा। और फिर संस्कृत में भी बच्चों दो पार्ट में चीजें बांट दी गई, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो पहले वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत, और इसी क्रम में चलते जो भाषाएं आई वो भाषाएं हमें देखनी है। वहां में देखना है कि हिंदी किस समय आई। तो बच्चों जब हम बात करते हैं शुरुआत होती है कहां से? आपकी वैदिक संस्कृत से शुरुआत होती है, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा आई बच्चों वो थी आपकी लौकिक संस्कृत। संस्कृत के दो भाग, एक वैदिक और एक लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा आई बच्चों वो भाषा थी आपकी पाली भाषा। पाली भाषा जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। पाली के बाद जो भाषा थी ये थी आपकी प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद जो भाषा थी ये थी आपकी अपभ्रंश भाषा। हिंदी की शुरुआती कक्षाओं में हम इस चीज को देख चुके हैं। और अपभ्रंश के बाद जो भाषा थी तो बच्चों ये भाषा थी आपकी हिंदी भाषा। अगर हम बात करें वैदिक से चलकर हम हिंदी तक आए, तो जो आपके तत्सम शब्द है ये किस भाषा के शब्द है? संस्कृत भाषा के शब्द है। अब आपको समझना है बच्चों, वैदिक संस्कृत का जो काल है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। 1000 ईसा पूर्व तक, यानी बीसी की बात हो रही है। फिर लौकिक संस्कृत के यदि काल की बात करें तो इसका काल होगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की पाली भाषा, तो पाली का जो काल होगा ये 500 ईसा पूर्व से शुरुआत होगी इसकी, और 1 ईस्वी तक इसका काल होगा पाली भाषा का। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि 500 वर्ष वैदिक संस्कृत, 500 वर्ष लौकिक संस्कृत और 500 वर्ष पाली भाषा। फिर इसके बाद प्राकृत की बात करेंगे, यहां भी 500, यानी कि 1 ईस्वी से शुरुआत होगी और 500 ईस्वी तक काल होगा किसका? प्राकृत भाषा का। उसके बाद अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश का जो शुरुआत होगी वो 500 ईस्वी से शुरुआत होकर 1000 ईस्वी तक रहेगी आपकी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश के बाद होगी हिंदी। हालांकि इन दोनों के मध्य का समय आपका अवहट भाषा का होगा, लेकिन यहाँ अवहट भाषा हम नहीं लिखेंगे, हिंदी। तो हिंदी की जो शुरुआत होगी वो होगी आपकी 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। तो तद्भव शब्द तो वो है जो वैदिक संस्कृत से चलते हैं और हिंदी तक आते हैं, और तत्सम वो जो कि त्यों वहां से उठाकर यहाँ रख लिए गए। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, जो शब्द वैदिक संस्कृत में प्रयोग हुए वो शब्द लौकिक संस्कृत तक आए अधिकतर शब्द, और वो शब्द फिर लौकिक संस्कृत से उठाए जो के तो, लौकिक संस्कृत से जो के त्यों उठाए और हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए। यानी उन्होंने कोई यात्रा नहीं, यहां से जो के तो उठाकर यहां ग्रहण किए गए, तो शब्द कहलाए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द अर्थात तत्धम, तत् का मतलब उसके, सम का अर्थ समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के। संस्कृत में भी आप याद रखोगे लौकिक संस्कृत के। हालांकि सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा किस तत्सम शब्द किसके समान होते हैं, तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका संस्कृत, फिर होगा पाली, पाली के बाद होगा प्राकृत, और प्राकृत के बाद हिंदी। तो संस्कृत भाषा के समान होते हैं। परंतु यदि प्रश्न इस प्रकार संस्कृत में भी आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि वैदिक या लौकिक, तो वहां उत्तर होगा आपका लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत से उठाए गए और हिंदी भाषा में रख दिए गए जो के त्यों, तो ये कहलाए आपके तत्सम शब्द। परंतु जब ये शब्द लौकिक संस्कृत से पाली में प्रयोग हुए, फिर पाली से रूप बदला प्राकृत में प्रयोग हुए, फिर प्राकृत से रूप बदला अपभ्रंश में प्रयोग हुए, और अपभ्रंश से रूप बदला हिंदी में प्रयोग हुए, तो जो यात्रा इन्होंने की ये शब्द आपके कहलाए जो तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तो जो हजारों वर्षों की यात्रा की, हजारों वर्षों की यात्रा कैसे? 1000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल है।
तो वहां से शुरुआत हुई, फिर 500 से 1, 1 से 500, 500 से 1000, और फिर जो जाकर हिंदी में आए, यानी हजारों वर्षों की यात्रा जिन शब्दों ने की, वो शब्द क्या रहा है? तद्भव शब्द। मुझे उम्मीद है बच्चों तत्सम क्या है और तद्भव क्या है ये आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अंतिम बार आपको बताता हूं कि जो लौकिक संस्कृत से जो के तो उठाकर हिंदी में प्रयोग तो तत्सम, और लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, तो ये कह रहा है बच्चों तद्भव। ये आप समझ गए होंगे कि क्या तत्सम शब्द होंगे और क्या तद्भव शब्द होंगे। इसके बाद प्रश्न यहां से कैसे आता है? प्रश्न बच्चों, एक शब्द आपको दिया जाएगा, तत्सम शब्द होगा और पूछा जाएगा दिए गए शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके पास होंगे कि उस तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, ये आपको बताना होगा। यह प्रश्न इस प्रकार आएगा कि दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द छांटिए। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे बच्चों, चार ऑप्शन मान लीजिए आपको दिए गए ए, बी, सी और डी। यहां आपको प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए ऑप्शन में से, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द छांटिए, तत्सम शब्द छांटना होगा, या दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द छांटिए, तद्भव शब्द छांटना होगा, या यहां कोई तत्सम शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका तद्भव रूप छांटिए, या यहां कोई तद्भव शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका तत्सम शब्द रूप छांटिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो दरअसल है क्या, आपको ये याद करने पड़ते हैं, सामान्य भाषा में कहूं तो रटने पड़ते हैं कि ये शब्द तत्सम है और ये इसका तद्भव होगा, ठीक है। परंतु कुछ चीजें ऐसी है, यदि आप उनको याद रख लो तो आप लगभग 80% काम आपका उस 5 मिनट के काम से हो जाता है, यदि आप वो छोटी छोटी सी ट्रिक है वो याद रख लो। यानी ये याद रख लो कि किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग किस प्रकार के शब्दों में होता है, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है बच्चों ये इतना सीखने के बाद आपने तत्सम तद्भव याद करे हो या ना करे हो, तो आप 100 में से 80 प्रश्न लगा पाओगे, और बचे 20 प्रश्न करने के लिए आपको चीजें डिटेल में पढ़नी होंगी। चलिए बच्चों कोशिश करता हूं आपको बताने की। देखिए यदि हम बात करें तत्सम शब्दों की पहचान हम करेंगे, तत्सम शब्दों में निम्न वर्णों की प्रधानता होती है, निम्न वर्णों की प्रधानता होती है। अब यही हम देख लेंगे बच्चों कि किन निम्न वर्णों की प्रधानता तत्सम शब्दों में होती है। यदि हम बात करें नंबर 1, तो नंबर 1 आप याद रखोगे, जो री वर्ण होगा, जहां भी री वर्ण होगा वो 100% शब्द आपका कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे ये संस्कृत भाषा की ध्वनि है, तो आप याद रखोगे बच्चों जहां भी री वर्ण दिखाई देगा वो शब्द हमेशा तत्सम होगा। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चों मैं बात करूं आपसे, जैसे शब्द होगा आप याद रख सकते हो, यहां से कृषि एक शब्द होगा, एक शब्द होगा आपका कृषि, एक शब्द होगा, तो कृषि तत्सम शब्द है। एक शब्द बच्चों ऋषि होगा, ऋषि भी कैसा है? तत्सम शब्द है, आप याद रखोगे। एक शब्द कृपया होगा, ये भी कैसा है? तत्सम शब्द है। तो जहां भी आपको री का प्रयोग दिखाई देगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे मात्रा के रूप में हो, वो शब्द 100% कैसा होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। पहला तो आप यही याद रखोगे। दूसरा अगर मैं यहां से बच्चों बात करूं, आप याद रखोगे विसर्ग का। विसर्ग आपको जहां भी दिखाई देगा वो भी शब्द कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। इससे ह की ध्वनि निकलती है, और ये भी बच्चों कैसा है? आपकी संस्कृत की ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? ये भी आपकी संस्कृत भाषा की ध्वनि है, संस्कृत की ध्वनि। तो यहां भी जो भी आपको शब्द दिखाई देगा वो कैसा होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। उसके बाद नंबर 3 पर आप बच्चों याद रखोगे, नंबर 3 पर संयुक्त व्यंजन जहां भी होंगे, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कितने थे? 4 थे, ये मैंने आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन जहां भी होंगे वो शब्द भी आपका 99% कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे संयुक्त व्यंजन, एक तो क्या होगा आपका अक्ष, एक क्या होगा त्र, एक क्या हो गया आपका अज्ञ, और एक क्या हो गया शरभ। तो ये आपको जहां भी दिखाई दे वहां 99% शब्द कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं, तो जैसे हमने लिख दिया एक शब्द क्षेत्र लिख दिया, एक शब्द हमने लिख दिया आपका अक्षर लिख दिया, अक्षर। एक शब्द हमने आपका लिख दिया जैसे
रात्रि लिख दिया। उसके बाद एक शब्द हमने लिख दिया आपका रात्रि हो गया, एक शब्द हो गया श्रवण। तो जो आप याद रखोगे कि अक्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा, अक्षर का अक्षर हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा, वही श्रवण का सुनना हो जाएगा। ये आप याद रख लोगे। आप ध्यान दो, ये जो अक्षय होगा ना, इसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखोगे, जहां ये होगा वहां तो लगभग 100% शब्द कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। और ये अक्षय को जब हम तोड़ते हैं दो प्रकार से टूट जाता है तद्भव शब्द में। जब से तोड़ते हैं या तो ये ख में बदल जाएगा, या तो ख में बदल जाएगा, या ये छ में बदल जाएगा। जैसे यहां आप देख पा रहे हो छ में, और ये इस प्रकार छ में बदलता है, च और छ में। ये आप चीज याद रख लोगे। तो अभी तक मैंने तीन ऐसे नियम आपको बताए हैं। पहला बताया है जहां भी री होगी, री का प्रयोग जहां भी होगा वो शब्द सदैव कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। या विसर्ग जहां प्रयोग होगा वो भी संस्कृत की ध्वनि होगी तो तत्सम शब्द होंगे। और जहां संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होगा वो शब्द भी 99% कैसे होंगे, आपके तत्सम शब्द होंगे। तो 3 नियम तो आपके ये रहे। अब इससे आगे बढ़ते हैं 3 नियमों से आगे। इसके बाद कौन सी चीजें होंगी, तीन के बाद नंबर 4 अगर बात करें तो व का प्रयोग जहां भी होगा, व का प्रयोग, तो व का प्रयोग भी लगभग आपका 99% जो शब्दों में होगा, 99% ये भी कैसे होंगे, तत्सम शब्द ही होंगे व का प्रयोग होने वाले। जैसे बात करें एक शब्द हम लिख लेते हैं, वक एक शब्द होता है और वक का जो रूप होगा ये होगा बगुला। ठीक है, तो वक ये भी कैसा होगा, आपका तत्सम शब्द होगा, जहां आपको लगभग व का प्रयोग दिखाई देगा। नंबर 4 ये रहा। नंबर 5 की अगर बात करें बच्चों, य का प्रयोग जहां भी होगा, य का प्रयोग, तो य का प्रयोग भी आपका 99% कहां होगा, तत्सम शब्दों में ही होगा। जैसे बात करें एक शब्द होगा आपका यमुना, यमुना एक नदी है। और एक शब्द जैसे हम लिख सकते हैं यशोदा, यशोदा। यदि बात करें यमुना की तो यमुना का तद्भव रूप हो जाएगा जमुना, जमुना। और यशोदा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जशोदा। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में बच्चों आ रही होंगी। ठीक है, रिपीट करता हूं कि व का प्रयोग 99% कहां होगा, तत्सम शब्दों में। वही य का प्रयोग 99% कहां होगा, ये भी तत्सम शब्दों में होगा। इसके बाद ऐसे कौन से वर्ण है, इसके बाद नंबर 6 पर यदि बात करें तो ये श का प्रयोग, ये वाले श का प्रयोग भी कहां होगा, ये भी आपका 99 कहां होगा, तत्सम शब्दों में होगा। जैसे बात करें उदाहरण के तौर पर एक शब्द होगा काष्ठ, काष्ठ, और काठ का तद्भव रूप हो जाएगा काठ। तो ये आप याद रखोगे, जहां भी आपको दिखाई देगा ये भी 99% कहां होगा, तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होगा। मुझे उम्मीद है चीजें समझ में बच्चों आ रही होंगी। ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आपको क्लियर हुआ होगा। अब नंबर 6 के बाद चलते हैं नंबर 7 की ओर। तो नंबर 7 में आप याद रखोगे इस श के बाद आप याद रखोगे अण। ये भी आपको जहां दिखाई देगा ना, इसका प्रयोग भी बच्चों 99% आपका कहां होगा, तत्सम शब्दों में ही होगा 99%। जैसे आप याद रखोगे एक शब्द होगा फण, और फण का हो जाएगा फन, सांप वाला फन, और ये सांप वाला ही फन। तो ये अधिकतर उस न में बदल जाता है, लक्ष्मण का हो जाता है, लखन हो जाता है। ठीक है, तो जो आप इसी प्रकार याद रखोगे कि इसका प्रयोग भी 99% कहां होगा, आपका तत्सम शब्दों में ही होगा। ठीक है, एक लास्ट और बात करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट होगा बहुत ही ज्यादा। लास्ट नंबर 8 पर याद रखोगे र का मात्रा के रूप में प्रयोग, मात्रा के रूप में प्रयोग। जहां भी र का मात्रा के रूप में प्रयोग होगा तो वो शब्द भी कैसा होगा बच्चों, वो शब्द भी आपका 99% कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे अगर हम बात करें र का मात्रा के रूप में प्रयोग कहां होगा, एक शब्द हुआ प्रयोग, प्रयोग छोड़कर हम शब्द लिखते हैं कार्य, कार्य शब्द में मात्रा के रूप में प्रयोग है। एक शब्द हमने लिख लिया कर्म, और एक शब्द हमने लिख लिया प्रस्तर। ये 3 शब्द हमने लिखे। तो यहां आप र का मात्रा के रूप में प्रयोग देख रहे हो, कार्य का हो जाएगा काज, कर्म का हो जाएगा काम, और प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर। यह आपने देखा र का मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यहां भी क्या होगा, 99% शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। मैंने आपको 8 ऐसे नियम बताए हैं बच्चों, और ये 8 में से कोई सा ना कोई सा नियम
किसी ना किसी शब्द में बच्चों लग ही जाता है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। इनसे बाहर लगभग आप, मैं बता रहा हूं आपको कि आप लगभग 80% प्रश्न आप कर पाओगे, 100 में से 80% आप इनकी सहायता से हल कर पाओगे। ठीक है, एक बार रिपीट करा देता हूं चीजों को। अगर हम बात करें 8 नियम कौन से हैं, जो 8 नियम आज मैंने आपको बताए हैं, तो उन 8 नियम में मैंने पहला तो आपको लिखवाया है बच्चों कि जो आपकी री होगी, री की मात्रा या री का प्रयोग नंबर 1, ये आपका सदैव कैसा होगा, तत्सम होगा। री के बाद नंबर 2 पर मैंने आपको लिखवाया है, री के बाद जो आपका विसर्ग होगा, विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम में होगा। नंबर 3 पर बात करें, जो संयुक्त व्यंजन आपके लिखवाए हैं, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग आपका, संयुक्त व्यंजन 99% इनका प्रयोग भी कहां होगा, तत्सम शब्दों में होगा। संयुक्त व्यंजन के बाद यदि हम बात करें, व का प्रयोग जहां भी होगा, ये 99% कहां होगा, तत्सम शब्दों में 99%। नंबर 5 पर व के बाद य का प्रयोग भी 99% तत्सम शब्दों में होगा। नंबर 6 पर हम बात करें, अण का प्रयोग भी कहां होगा आपका, तत्सम शब्दों में होगा। फिर हम बात करें नंबर 7 पर श का प्रयोग भी कहां होगा, यह भी 99% तत्सम शब्दों में होगा। और फिर नंबर 8 पर बात करें, बेहद महत्वपूर्ण है कि र का मात्रा के रूप में जहां भी प्रयोग होगा, यह भी तत्सम शब्दों के रूप में प्रयोग होगा। मैंने बताया था र मात्रा के रूप में भी लिखा जाता है। र को लिखने के 4 प्रकार आपको बताए थे, सिंपल र, और एक जब ये ट्रक वाला र लिखा जाता है, और एक जब ये क्रम वाला र लिखा जाता है, ये वाला। और बच्चों एक आपको बताया था ये वाला र, जब ये वाला कर्म वाला र लिखा जाता है। तो र इस प्रकार 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। और ये जो देख रहे हो मात्रा के रूप में है, जहां भी इनका प्रयोग होगा ये आपके तत्सम शब्द होंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और जितनी चीजें बताई गई हैं बच्चों ने लिख लेते हो और 1-2 बार देख लेते हो, तो भविष्य में उम्मीद यही रहेगी कि यदि तत्सम तद्भव का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सोल्व बच्चों कर पाओगे। ठीक है, ये जो अपनी वीडियो है तत्सम तद्भव पे, इसके बाद ही यहां से बचते हैं देशज विदेशज शब्द, संकर व अनुकरणात्मक शब्द। अगली वीडियो में उनको देखेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम संज्ञा से शुरुआत करेंगे, संज्ञा से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।